रिगार्डिंग शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। हम लोग किस पे बात कर रहे थे? मुझे याद है टीएस एलियट पे चल रहा था। वी वर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स डिकेंस। टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विद यू डब्ल्यू बी येट्स। पहले मैं डब्ल्यू बी येट्स पे बात करूंगा, और टीएस एलियट को मैं जो है इवनिंग वाली क्लास में करूंगा। उस पे मैंने बताया था डब्ल्यू बी येट्स चूंकि मॉडर्न, तो उससे रिलेटेड ज्यादातर चीजें हम लोग बात कर ले रहे हैं। यू विल कम टू नो कि जो डब्ल्यू बी येट्स हैं, ही वाज बोर्न इन 1865, डब्लिन आयरलैंड। कहाँ के पोएट रहे? डब्लिन आयरलैंड के। आर यू गेटिंग माई वाइज? Yeah, so the first and the foremost thing is what? The first and foremost thing is who we are talking about, W.B. Yeats. He was born in Dublin, Ireland in 1865, moved to London along with his family in 1876, and already I told you जिस समय की ये बात है उस समय पूरा उसको यूके कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मीन्स आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। इन तीनों राष्ट्रों को मिला करके यूके कहा गया था, यूनाइटेड किंगडम। एंड moved to London along with his family in 1876, influenced by Percy Bysshe Shelley and Edmund Spenser। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, उनके ऊपर जो सबसे ज्यादा असर था किसका था? पर्सी बाइसी शेली का और एडमंड स्पेंसर का। ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द केल्टिक रिवाइवल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने जो है उनके ऊपर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज था असर, दैट वाज द केल्टिक रिवाइवल। CELTIC, केल्टिक रिवाइवल या आयरिश लिटरेरी रिनेशा, दैट इज आल्सो नोन एज आयरिश लिटरेरी रिनेशा। आयरलैंड का जो लिटरेचर है, आयरलैंड का जो कल्चर है, उसको लेकर के वहाँ के पोएट्स ने, राइटर ने जो बात किया है, उसी को केल्टिक रिवाइवल कहा जाता है, या आयरिश या आयरिश लिटरेरी रिनेशा। केल्टिक रिवाइवल या आयरिश लिटरेरी रिनेशा। 1889 मेड मॉडगॉन, उनकी मुलाकात मॉडगॉन से होती है। उन्होंने उनको प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने मैरिज करने से मना कर दिया। गॉट रिजेक्टेड मेनी टाइम्स, डिस्क्राइब्ड हर ब्यूटी इन नो सेकेंड ट्राई, और उन्होंने उनकी खूबसूरती का जिक्र अपनी पोयम में नो सेकेंड ट्राई में किया हुआ है। तो यू विल कम टू नो, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज इन लव विद हुम, ही वॉज इन लव विद मैडम मॉडगॉन, but Mordaunt did not accept his proposal, and you will come to know he has described the beauty of Madame Mordaunt in his poem No Second Troy. 1890 joined Hermetic Order of the Golden Dawn, founded Rhymers Club। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फाउंडेड राइमर्स क्लब, उन्होंने जिस क्लब की स्थापना की थी उसका क्या नाम है? राइमर्स क्लब। कोलाबोरेटेड विद द लाइक्स ऑफ लेडी ग्रेगरी, इनका अपना एक अलग ग्रुप था लेडी ग्रेगरी के साथ, एडवर्ड मार्टिन एंड जॉर्ज मूर, टू इस्टेब्लिश द आयरिश लिटरेरी थिएटर। इन्होंने आयरिश लिटरेरी थिएटर की स्थापना की, किसके साथ मिलकर के? 3 लोगों के साथ, लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन एंड जॉर्ज मूर। यू विल कम टू नो these were the three writers, these were the three great personalities with whom he established Irish Literary Theatre, and Lady Gregory, Edward Martin and George Moore। उसके पहले का जो मैंने आपको बताया था, उनकी लाइफ में एक और लेडी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन रही है? मैडम मॉडगन, जो उनकी बिलव्ड थी। बिलव इन द सेंस इट वाज वन साइडेड लव। He was in love with that lady, but he did not accept. She did not accept his proposal, and you will come to know he has described the beauty of Lady Madame Mordaunt in his poem No Second Troy। What happened in 1894? Became acquainted with Olivia Shakespeare, a British novelist and playwright। The two began an affair, even though Olivia was married at that time. The affair came to an end in 1897। So he had also affair with whom? He had also affair with Olivia Shakespeare, and she was a British novelist and playwright, and you will come to know she was already married
but except it, she was in love with whom? She was in love with this W.B. Yeats, and this affair came to an end in 1897. तो एक नाम और जो आपको इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ओलिविया शेक्सपियर। तो कितनी? ओलिविया शेक्सपियर, मैडम मॉडगॉन, और उसके अलावा लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन और जॉर्ज मूर। ये सब पर्सनालिटीज है जो उनकी लाइफ में आए हुए हैं, चाहे वह अफेयर को लेकर के रहा हो, चाहे वो उनके उनके करियर को संवारने की बात रही हो। उसके बाद लेटर प्रपोज्ड गॉन्स डॉटर इजियल, उन्होंने बाद में मैडम मॉडगन की डॉटर को भी प्रपोज किया था। मैडम मॉडगन बहुत ही रिवोल्यूशनरी लेडी थी और आयरलैंड के फ्रीडम को लेकर के उन्होंने बहुत सारा काम किया। एंड यू विल कम टू नो कि ही शी मैरिड अनदर मैन एंड दे बोर अ चाइल्ड, अ गर्ल, एंड द नेम ऑफ दैट गर्ल वाज इजियल। एंड लेटर ऑन this means W.B. Yeats proposed her daughter also. In 1904 founded Abbey Theatre, National Theatre of Ireland। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Abbey Theatre या National Theatre of Ireland, it was founded which year? It was founded in 1904। 1913 Yeats wrote the preface for the English translation of Rabindranath Tagore। ये क्वेश्चन जीआईसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर भी जीआईसी में है। Yeats wrote the preface for the English translation of Rabindranath Tagore's गीतांजलि। गीतांजलि जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था 1913 में, उसका प्रीफेस किसने लिखा हुआ था? W.B. येट्स ने लिखा हुआ है। 1917 में 51 इयर्स ओल्ड इट्स मैरी 25 इयर्स ओल्ड जॉर्जी हाइड लेस, उन्होंने जो है जॉर्जी हाइड लेस से शादी की थी। उस समय उनकी उम्र 51 साल की थी, जिससे उन्होंने शादी किया था उसकी उम्र 25 साल की थी। उसका क्या नाम था? जॉर्जी हाइड लेस। ही वॉज अपॉइंटेड सीनेटर फॉर द आयरिश फ्री स्टेट, अ पोजीशन ही हेल्ड फॉर 6 इयर्स। 1923 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नोबेल कमेटी डिक्लेयर्ड एज ही इज ऑलवेज inspired poetry which in a highly artistic form gives expression to the spirit of a whole nation। नोबल जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि ईट्स ने जो पोइट्री लिखी है वह पूरे राष्ट्र को या राष्ट्र के लोगों को क्या करती है? एक तरह से एक्सप्रेशन देती है। उनकी मौत कब हुई है? 28 जनवरी 1939 को, डाइड इन 28 जनवरी 1939। द वाइंडिंग्स ऑफ ओइसिन एंड अदर पोएम्स, जो वर्क्स उनका है द वाइंडिंग्स ऑफ ओइसिन एंड अदर पोएम्स 1889 1889, ये उनका पोयम है बेस्ड ऑन आयरिश सागा। बुक 3 सेलिब्रेट्स एंशिएंट आयरिश हीरोज सच एज ओइसिन एंड सेंट पैट्रिक फोर्ट। तो यू विल कम टू नो इनके पोयम्स है कौन कौन से? पहला है द वाइंडिंग ऑफ ओइसिन एंड अदर पोयम्स, यह इनका कलेक्शन ऑफ द पोयम है और किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन आयरिश सागा। कितनी किताबों में है? 3 बुक में है। सेलिब्रेट एंशिएंट आयरिश हीरोज सच एज ओएसिन एंड सेंट पैट्रिक। तो जो ओएसिन और सेंट पैट्रिक है वो आयरिश हीरोज है। इनकी पोयम में जो आयरलैंड का मिथ है, आयरलैंड का जो कल्चर है, जो आपको उसका फॉक कल्चर वहां का, वो सब चीजें जो है क्या आपको देखने को मिलेगी। तो डब्ल्यू बी येट्स को लेकर के हम लोगों ने जब बात किया वो ये बताया कि ही वॉज बॉर्न इन 1865 आयरलैंड डबलिन में उनकी पैदाइश हुई है, वो पैदा हुए हैं और इंग्लैंड को मूव करते हैं अपनी फैमिली के साथ 1876 में। उनके ऊपर जो असर है पर्सी बाइसी शेली और एडमंड स्पेंसर का, वो जिस मूवमेंट से जुड़े थे वो केल्टिक रिवाइवल या आयरिश लिटरेरी रिनेशा मूवमेंट था। और केल्टिक रिवाइवल या आयरिश लिटरेरी रिनेशा मूवमेंट यह लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है, जो यह क्या बताता है? ये बताता है कि हाउ द लिटरेचर ऑफ आयरलैंड वाज रिवाइव्ड बाय ग्रेट पर्सनालिटीज। आयरलैंड के जो ग्रेट पर्सनालिटीज रही हैं उन्होंने कैसे वहां के लिटरेचर को रिवाइव किया या वहां का कंट्रीब्यूशन। उनमें से एक नाम जो है खुद आपका यही रहा है, क्या नाम है? डब्ल्यू बीट्स रहे हैं, दूसरा जेएम सिंह थे, और एक अगर आपको और याद होगा जीबी शाह, वो जीबी शाह वाज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट वहीं के। तो इस इन सब लोगों को मिला करके इनका जो काम है
स्पेशली जो जेम्स या डब्ल्यू बी येट्स या मैडम मॉड गॉन या उसके बाद जो है और भी जो नाम आते हैं, उन सब लोगों ने जो काम किया वो सब चीजें क्या रही है, केल्टिक रिवाइवल या आयरिश लिटरेरी रिनेशा। आयरलैंड में लिटरेचर का रिनेशा आता है। इनका लव अफेयर मैडम मार्डगान से था, उन्होंने उनको प्रपोज किया बट शी रिजेक्टेड दैट प्रपोजल एंड यू कैन फाइंड कि उन्होंने उनका मेंशन किसमें किया है, नो सेकंड ट्राई में किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने जो क्या किया, 1890 में हर्मेटिक आर्डर और गोल्डन डान को ज्वाइन किया था और राइमर्स क्लब को उन्होंने फाउंड किया था, राइमर्स क्लब। इसके अलावा लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन और जॉर्ज मूर के साथ मिलकर के द आयरिश लिटरेरी थिएटर की स्थापना की थी। 1894 में ओलिविया शेक्सपियर जो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट और प्लेराइट थी, उनसे उनका अफेयर चलता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मैडम हार्डगार्ड के डॉटर को भी प्रपोज किया था। और 1904 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण चीज हुआ था, उन्होंने एबे थिएटर या नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। 1913 ईस्वी में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो किताब गीतांजलि आई थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, उसका प्रीफेस इन्होंने लिखा था। 1917 ईस्वी में 51 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने से 25 साल एक जॉर्जी हाइट से शादी की, जो उनकी उम्र उस समय 25 साल की थी, उस औरत की। 1922 ईस्वी में उनको अपॉइंटेड किया गया सीनेटर। 1923 ईस्वी में उनको जो है नोबेल प्राइज मिला। और जो कमेटी थी उसने कहा कि इनकी पोयम जो है एक तरह से उस राष्ट्र की स्पिरिट को दर्शाती है जो जहाँ के लोग बहुत ज्यादा चेतनाशील है। 1939 में उनकी मौत होती है 73 ईयर्स की उम्र में। और कहाँ पे, एट द होटल आइडिया सीजोर इन मेंटन फ्रांस में मौत होती है। बाकी उनके वर्क्स में सबसे पहला वर्क है द वाइंडिंग ऑफ ओइसिन एंड अदर पोयम्स, जो आयरिश सागा पर बेस्ड ऑन है, 3 बुक में है, जहाँ पे ओइसिन और पैट्रिक जो हीरोज है आयरलैंड के, उनके बारे में बताया गया है। यू फाइंड कि इसमें लिखा हुआ है, यू हु आर बेंट एंड बॉल्ड एंड ब्लाइंड विद अ हैवी हार्ट एंड अ वाइंडिंग माइंड। ये वहाँ का एक कोटेशन है। उसके बाद द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है, बहुत सिंपल पोयम है, ऑलरेडी आप इससे जा पढ़े हुए, 1890 में पब्लिश हुआ है। कितनी लाइन में, 12 लाइन पोयम है, कंपोजिंग 3 क्वार्टेट। और कितना क्वार्टेट है, 3 क्वार्टेट है। और पोयम कितनी लाइन में, 12 लाइन में है। और इसका जो पहला स्टैंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे आर ऑन द पेमेंट ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। ये चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये रहा। द केल्टिक ट्विलाइट उनकी पोयम है। सॉन्ग्स ऑफ वाइंडिंग एंगस उनकी पोयम रही है, फर्स्ट प्रिंटेड अंडर द टाइटल अ मैड सॉन्ग इन 1897 इन द स्केच described Angus' quest to find a girl once he saw in his youth, talks about institution of love and fishing। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ लव एंड फिशिंग। पोयम का क्या नाम है, सॉन्ग ऑफ वैंडरिंग एंगस। तीसरा और चौथे पोयम का टाइटल ध्यान में रखना है। और चौथे पोयम का जो सब्जेक्ट मैटर वह क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ लव एंड फिशिंग। उसके बाद उसके कुछ जो है इंपॉर्टेंट लाइंस दी गई है। एडेप्टेशन जहां से लिया गया वो सोर्स दिया गया है, रे ब्रैडबरी हैज टाइटल वन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन। द लास्ट लाइन ऑफ डब्ल्यू बी इट्स पोयम द सॉन्ग ऑफ वाइंडिंग एग्नस, वो जो है कहाँ से लिया गया, द सॉन्ग ऑफ वाइंडिंग एग्नस से लिया गया है। उसके बाद है इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी। कुल मिला करके आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस नाम ध्यान में रखना। लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी एक लिरिक है जो कितनी लाइन में, 12 लाइन में है। और उसको जो है 3 क्वार्टर्स में, मतलब 4-4 लाइन का 3 क्वार्टर्स में बांटा गया है। और आप देखेंगे फिर थर्ड पोयम है द केल्टिक ट्विलाइट है। फोर्थ पोयम है सॉन्ग ऑफ वाइंडिंग एंगस है। सॉन्ग ऑफ वाइंडिंग एंगस में किसके बारे में बात किया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ लव एंड फिशिंग के बारे में बात किया गया है। फिर उसके बाद ये दिखाया गया कि इसको लोगों ने बाद में किसने अडॉप्ट किया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रे ब्रैडबरी ने इसको अडॉप्ट किया है कहाँ पे, अपनी स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन। और ये जो गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन है, यह एक तरह की पोयम का, डब्ल्यू बी की जो पोयम है द सॉन्ग ऑफ वाइंडिंग एंगस, उसकी एक लाइन है।
नेक्स्ट पोयम है इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी। यह एक एलिजी है। ऑन द डेथ ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी सन ऑफ लेडी अगस्टा ग्रेगरी, स्टैंजा 12 में पीपल मेंशन लायनेल जॉनसन, जॉन सिंज, जॉर्ज पॉलेक्सफेन, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। तो इन मेमोरी ऑफ रॉबर्ट ग्रेगरी यह क्या है? यह एक एलिजी है। और किसके जो है? रॉबर्ट ग्रेगरी के उसमें है, और लेडी आगस्टा ग्रेगरी। सो यू विल कम टू नो। बस आपको इतना ध्यान में रखना कि पांचवी जो पोयम यहाँ मेंशन है वो क्या है? वो है इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सब फिर पोयम का पूरा दिया हुआ, उससे आपको कोई मतलब नहीं। वो पोयम का डिटेल दिया हुआ क्या क्या है, आप उस पोयम को अपने हिसाब से पढ़िएगा। नेक्स्ट पोयम है द सेकेंड कमिंग, पब्लिश्ड इन द डायल मैगजीन। ये पूछा जा चुका है, डायल मैगजीन में पब्लिश हुआ है, 22 लाइन्स में है। अबाउट द डिस्ट्रक्शन काज WWI वर्ल्ड वार। WWI मतलब वर्ल्ड वार के लिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट। W मतलब वर्ल्ड वार, आई मीन फर्स्ट। आई नहीं मतलब वन करके लिखा गया। जो फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब द वर्ल्ड ऑफ chaos, कंफ्यूजन एंड पेन। द सेकेंड कमिंग जो है ये आपका क्या है? 1920 में आया है, डायल मैगजीन में पब्लिश हुआ है, 22 लाइन्स में है। डिस्ट्रक्शन काज बाई वर्ल्ड वार फर्स्ट। फर्स्ट स्टैंजा क्या बताता है? डिस्क्राइब्स अ वर्ल्ड ऑफ chaos, कंफ्यूजन एंड पेन। सेकंड में ये बातें मैंने आपको जब मॉडर्न एज पढ़ा रहे थे उस समय भी मैंने बताया था। सेकंड में लॉन्गर स्टैंजा इमेजिन द स्पीकर रिसीविंग अ विजन ऑफ द फ्यूचर। सेकंड में ये बताता है कि फ्यूचर कैसा होगा, ऐसा लगता है दुनिया फना हो जाएगी और सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जो एपोकैलिप्टिक पोइट्री, जो प्रोफेटिक विजन का कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पर फिर से देखने को मिल रहा है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, और बाकी इसमें कुछ नहीं, ये उसका समरी है या प्लॉट है जो एक तरह से बताया गया है। आगे कह रहे हैं कि रिप्लेसेस जीसस हीरोइक रिटर्न व्हाट सीम्स टू बी द अराइवल ऑफ अ ग्रोटेस्क बीस्ट। और यहाँ पे दिखाया गया है कि अब जीसस क्रिस्ट नहीं आएंगे, बल्कि जीसस क्रिस्ट की जगह कोई वाइल्ड बीस्ट आएगा जो दुनिया को तबाह करेगा। जीसस क्रिस्ट जो है कंपेशन के प्रतीक है, जिनरसिटी के प्रतीक है, और वो जो है एक तरह से सन ऑफ गॉड उनको लोग एड्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, उनकी जगह कोई दूसरा आएगा जो इस पूरी दुनिया की स्ट्रक्चर को, निजाम को खत्म करेगा। उसके कुछ कोट्स है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइंडिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। एंड ये सब उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको ध्यान में रखना है। चिनुआ अचीवी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनुआ अचीवी ने अपनी पोयम थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल यहीं से लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है द टार, फर्स्ट मेजर कलेक्शन एज नोबल laureate आफ्टर रिसीविंग द नोबल प्राइज इन 1923। कह रहे कि उनको नोबल प्राइज 1923 में मिला, और यह एक तरह से जो है क्या है? द टार जो है एक तरह का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? पोइटिक कलेक्शन है। स्पीकर इज कंपेयर टू होमर, इसमें जो स्पीकर है उसकी तुलना होमर से की गई है। इट्स लैमेंट हिज लास्ट लव फॉर मैडम मार्गान। द टार में उन्होंने मैडम मार्गान का भी जिक्र किया है कि ही वॉज इन लव विद दिस लेडी बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। उसके बाद नेक्स्ट पोयम है ईस्टर्न 1916, 1921 ईस्वी में आई है। इट टॉक्स अबाउट द ईस्टर्न राइजिंग ऑफ आयरलैंड। यहाँ पे दिखाया गया कि 1916 ईस्वी में कैसे आयरलैंड में विद्रोह हुआ था, उसको लेकर के बात की गई है। बैलेंस क्रिटिक्स ऑफ द रिबेलियन एंड इट्स पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म विद एडमिरेशन ऑफ द रिबेल। इसमें डेडिकेशन और ब्रेवरी को भी बात लेकर के, मतलब आयरलैंड की स्वतंत्रता को लेकर के एक अप्रोर हुआ था, एक मूवमेंट चला था, उसका जिक्र उन्होंने किसमें किया? ईस्टर्न 1916 में किया है। पोयम में एल्यूजन है। पोयम में वुमेन के बारे में जिक्र किया गया है। वो वुमेन कौन है? कॉन्स्टेंस गॉर्जी बूथ मार्क्विजिक। द हेल्पर और फ्रेंड भी है टॉमस मैकडन। इस तरह से आप देखेंगे कि इन सब का भी जिक्र किया गया है। ये सब कैरेक्टर्स है जो ईस्टर्न 1961 में इनका जिक्र हुआ है। तो ईस्टर्न 1961 किसके बारे में है? इट्स 1916, इट्स अबाउट द फ्रीडम या द मूवमेंट विच केम टू टू मेक आयरलैंड फ्री। आयरलैंड को स्वतंत्र कराने के लिए जो मूवमेंट चला था, यह मूवमेंट उस मूवमेंट के बारे में है, ईस्टर्न 1916। उसके बाद आप देखते हैं नो सेकेंड ट्राई, इसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है। लाइन्स पब्लिश्ड इन
12 लाइन्स में है, पब्लिश इन 1921 इन द कलेक्शन टाइटल द ग्रीन हेलमेट एंड द अदर। ये पूछा जा चुका है। द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम किसका कलेक्शन है? डब्ल्यू बी येट्स का कलेक्शन है। नो सेकंड ट्राई इसी में आई है, और नो सेकंड ट्राई में उन्होंने मैडम मॉर्गन की ब्यूटी का जिक्र किया है। शॉर्ट लिरिक है, इज अ स्टिल इज अ हाफ क्रिटिसिज्म एंड हाफ tribute to that Irish revolutionary lady who worked devotedly to the cause of Irish freedom struggle with her husband मैक ब्राइट। मैडम मॉर्गन के हस्बैंड का नाम मैक ब्राइट था। डिस्क्राइब मैडम मॉर्गन्स ब्यूटी एज एक्सेप्शनल एंड डिस्ट्रक्टिव सिमिलर टू हेलेन ऑफ ट्रॉय। और मैडम मॉर्गन की ब्यूटी की तुलना किससे की गई? हेलेन ऑफ ट्रॉय से की गई है। A vision given to the theory of gyres has been compared to Eureka, a prose poem, the final major work of Edgar Allan Poe। विजन में उन्होंने ये बताया हुआ है। उनका एक पोयम है एमंग स्कूल चिल्ड्रन, जो अट्वा राइमा में है, 8 लाइन की स्टैंजा में है। उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि अपनी बेटी के लिए उन्होंने दुआ की है कि हमारी बेटी में एक अच्छे कैरेक्टर डेवलप हो। इस चीज को लेके एमंग स्कूल चिल्ड्रन में प्लेटो का भी जिक्र इस पोयम में रहा है। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। अरिस्टोटल का भी जिक्र है, पाइथागोरस का भी जिक्र है, जो आप वहां पे देखते हैं। एक उनकी पोयम है लीडा एंड स्वान, जो कि आप देखते हैं कि फ्यूचर रूल इसमें दिया गया, किसका जिक्र किया गया है? ट्रॉय कैसे जो है बर्बाद हो गया था, और उसमें कैसे अगामेम्नन का मर्डर हुआ था। लीडा एंड स्वान, फ्यूचर रूल ऑफ ट्रॉय एंड द मर्डर ऑफ अगामेम्नन। पेट्रार्चल सॉनेट है क्लासिक, जिसमें लीडा एक जो है क्लासिक ग्रीक मिथ मतलब कैरेक्टर है, उसको लेकर के बात की गई है। ह्यूमन वुमन है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो लीडा एंड सन बहुत ऐसी पोयम नहीं है, लेकिन आपको बस इसमें ध्यान में रखना है कि इसको लेकर के रून ऑफ ट्रॉय को लेके बात की गई है, और मर्डर ऑफ आगामेम्नन को लेके बात की गई है। लीडा और स्वान क्या है? एक दोनों ग्रीक मिथिकल कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ये सब बाकी उसकी लाइनें हैं, आपको एक बार उसकी लाइन को अपने हिसाब से देखना है। नेक्स्ट पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, 1926 में आई है। राइम स्कीम अट्वा राइमा में लिखी गई है। अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ कीपिंग वंस सोर्स अलाइव, इसके इसमें बताया गया है कि एक आदमी अपने सोल को कैसे जिंदा रख सकता है, अपने आत्मा को कैसे वो जिंदा रखे कि वो इंसान नजर आए। इन अ फ्रेजाइल फेलिंग ह्यूमन बॉडी, खासकर उस समय जब उसकी उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है, और छोड़ता शरीर जो साथ छोड़ रहा है उसमें वो कैसे अपने जो है अ, आत्मा को जिंदा रख सकता है। इसमें इमेज दिया गया ओल्ड मैन लीव्स बिहाइंड द कंट्री ऑफ द यंग फॉर अ विजनरी क्वेस्ट टू बाइजेंटियम। और जो बाइजेंटियम है, यह एक ऐसा एक तरह से देखा जाए तो यह एक शहर का नाम है, जो इटालियन जो रोमन एम्पायर रहा है उसकी उसकी राजधानी रही, उसका कैपिटल रहा बाइजेंटियम। और बाइजेंटियम को एक हीवन जैसा प्रेजेंट किया गया है, जैसे मरने के बाद हर आत्मा स्वर्ग में जाना चाहती है, ऐसे ही यहाँ पे इमेज लिया गया है। Old man leaves behind the country of the young for a visionary quest to Byzantium, the ancient city that was a major seat of early Christianity. There he hopes to learn how to move past his head morality and become something more like an immortal work. So you will come to know कि immortality बताई गई है, और जो बाइजेंटियम है यह एक शहर है, लेकिन उस शहर की तुलना कैसे की गई है? हीवे से की गई है। जैसे हर आदमी इस दुनिया में बाइजेंटियम शहर का दर्शन करना चाहता है, वैसे ही मरने के बाद जो है लोग कहाँ पे स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो आत्मा की जो जर्नी वहां पर, तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। फिर उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पोयम आप देखेंगे जो सेलिंग टू बाइजेंटियम की, बाइजेंटियम की यात्रा, जिसमें उन्होंने कोट दिया दैट देयर इज नो कंट्री ऑफ ओल्ड मेन, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। नेक्स्ट पोयम है कूक पार्क एंड बेलाइल, इसका केवल नाम याद रखना है, इनका कुछ नहीं। अब जितनी भी पोयम्स है उनका केवल नाम ही ध्यान में रखना है। द वेंडिंग, उसके बाद ईस्टर्न वर्क, ईस्टर्न वर्क मतलब एशिया को लेकर के क्या क्या उन्होंने किया है। द वेंडिंग ऑफ ओइसिन एंड अदर पोयम्स है। द वे ऑफ विजडम है। किंग ऑफ द ग्रेट कॉकटार है। और गीतांजलि है। द पोस्ट ऑफिस है। एन इंडियन मांक है। द वाइंडिंग स्टेयर एंड अदर पोयम्स है। भगवान श्री हमसा, द हॉली माउंटेन,
ये सब ईस्ट को लेकर के उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी पोयम का जिक्र उन्होंने वो किया हुआ, काम किया हुआ है, या उसका जिक्र है। उनका ऑटोबायोग्राफीज भी ये रहा है। तो यू विल कम टू नो कि एज अ पोएट ही वो इस्टेब्लिश्ड रहे, कोई क्रिटिक नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो वर्क है, द वाइंडरिंग्स ऑफ ओसिन एंड अदर पोयम्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। द वे ऑफ विजडम, द स्पीकर, किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर, प्रीफेस टू रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि उन्होंने पहली बात हो चुकी है 1930 में लिखा है। टैगोर का द पोस्ट ऑफिस का भी उन्होंने प्रीफेस लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू श्री प्रोही स्वामी एंड इंडियन मांग, उन्होंने प्रोही स्वामी से बहुत प्रभावित थे, जो इंडियन मांग है उनको लेकर के उन्होंने काम किया है। द विंडिंग स्टेयर एंड अदर पोयम्स उनका रहा ही है। भगवत भगवान श्री हमसा द हॉली माउंटेन पर उन्होंने वो किया हुआ है। बाकी की जो और पोयम्स है, जैसे कूले पार्क एंड बालिली, ये बहुत कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पोयम नहीं रहा है। सिक्स सिक्स स्टैंजा में है। दैट्स डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ 8 लाइन, जो 8 लाइन में है, नोज एज ऑक्टेव। हम लोग जानते हैं कि 8 लाइन को क्या कहा जाता है, ऑक्टेव कहा जाता है। तो कोई नई बात नहीं बता रहे, या इसको आप ना भी करेंगे तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन अब ये है कि मैटर है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। नाम ज्यादातर आपको ध्यान में रखना है, कूल पार्क्स एंड बाइली। इनमें से जो पोयम आपको रट करके जाना है या एक बार खुद से स्टडी करना है, द सेकेंड कमिंग है, लेक आइला फिनिस्फ्री है, सेलिंग टू बाइजेंटियम है। ये 4 पोयम, लेक आइला फिनिस्फ्री, द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम। अगर आपको और समय मिलता है आप प्रेयर फॉर माई डॉटर करके, ये उनका वर्क रहा। सो इन दिस वे यू हैव गॉन, यू विल कम टू नो, यहाँ पे आपने लीड और स्वान के बारे में बात किया है, यहाँ पे आपने सेलिंग टू बाइजेंटियम के बारे में बात किया है, उससे रिलेटेड लाइंस वगैरह। और मैंने बताया कि बाइजेंटियम एक सिटी है, जो दुनिया की मतलब जहाँ पे दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें, सारी मटेरियलिस्टिक चीजें अवेलेबल हैं, और दुनिया का स्वर्ग अगर उसको कहा जाए, तो वह एक इमेज है कि जो इस दुनिया में जब शरीर साथ छोड़ रहा है, तो हम अपनी आत्मा को कैसे तैयार करें, कैसे संभालें कि इस दुनिया को छोड़ करके वह उस बाइजेंटियम की यात्रा पर जाए, जो जिसको स्वर्ग कहा जाता है। इसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। इसके अलावा उसके अलग आप पोयम देखेंगे, एमंग स्कूल चिल्ड्रन करके है, जिसमें उन्होंने प्लेटो का जिक्र, पाइथागोरस का, अरिस्टोटल का, तमाम लोगों का जिक्र किया हुआ है। और ये लोगों ने कैसे जो है, और अपनी बेटी के लिए प्रेयर करते हैं कि हमारी बेटी में अच्छे कैरेक्टर डेवलप हो। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर भी उनका एक पोयम रहा है। अ विजन उनका पोयम रहा है। ये सब नाम पता होना चाहिए। गिवन द थियरी ऑफ गायरेस हैज बीन कंपेयर्ड टू यूरोका, अ प्रोज पोयम, द फाइनल मेजर वर्क ऑफ एडगर एलन पो, इससे उनकी तुलना की गई है। नो सेकेंड ट्रॉय, जिसमें उन्होंने मैडम मार्गान की ब्यूटी को लेके जिक्र किया है। उसके बाद ईस्टर्न 1916, मैंने बताया था कि आयरलैंड को फ्री करने के लिए जो रिवोल्यूशनरी थॉट है, जो मूवमेंट चला था, वो ईस्टर्न 1916 में है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सेकंड कमिंग को लेकर के बात रही है, द सेकंड कमिंग उनका पोयम रहा है। उसके पहले आप देखेंगे कि इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी को लेकर के बात की गई, जो एलिजी है, जो रॉबर्ट ग्रेगरी की याद में लिखी गई है, जो एक बहुत ग्रांड लेडी रही है। उसके अलावा सॉन्ग ऑफ वाइंडिंग एंगस रहा है, द केल्टिक ट्विलाइट रहा है, द लेक आई लव इनिस्फ्री मैंने आपको बताया था। ऑल दीज थिंग, और एक वर्क उनका द वाइंडिंग ऑफ ओइसिन एंड अदर पोएम। So these things you have gone in this way, you have done WB Yeats, you don't have to do any other thing। बस आपको इससे रिलेटेड और भी चीजें अगर कुछ मिलती हैं, कुछ चीजें आप कर सकते हैं तो करिएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है कि नोबेल प्राइज कब मिला, उनकी पोयम, उनकी लाइफ में कौन कौन लोग आए थे, तो ये सारी चीजें। तो वी विल मीट इन द इवनिंग, हम लोग शाम को मिलेंगे। आई कांट टेक एनी क्वेश्चन और एनी एडवाइस, वी विल मीट इन द